हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं लाल घाटी का राक्षस। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमिक्स लाते रहें और आप उसे देखते रहें समय समय पे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पेज आपने देख चुका। बहुत पुराने समय की बात है। परियों की रानी अपनी बेटी नीलिमा की उदासी दूर करने के विभिन्न यत्न कर रही थी। मैं तो रूठी को मना लूँगी, मैं तो अपनी गुड़िया को हंसा दूँगी। और जब बड़ी रानी अपने तमाम प्रयत्न करके थक गई तो वो अपनी बेटी का ध्यान बांटने के उद्देश्य से उसे पृथ्वी लोक के विषय में बताने लगी। बेटी, पृथ्वी के वासी मनुष्य कर्मयोगी और असाधारण गुणी होते हैं। कई बार मनुष्य ने अपनी लगन व मेहनत से बुद्धि के बल पर ऐसे ऐसे असाधारण कार्य कर दिए जो देवगण भी ना कर सकें। और हाँ, पृथ्वी पर प्रकृति की इतनी सुंदर छटा बिखरी हुई है कि बस देखते ही बनती है। अच्छा ऐसा माँ? अब नीलिमा के चेहरे पर उदासी को नहीं बल्कि उत्सुकता के भाव थे। यह देखकर परी ने मन ही मन खुश होते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ बेटी, पृथ्वी पर कहीं दूर दूर तक जल ही जल, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत और पर्वतों का सिलसिला, तो कहीं दूर तक फैला विशाल रेगिस्तान, तो कहीं बाग बगीचे के ऐसे सुंदर दृश्य हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। क्या वाकई पृथ्वी पर इतनी इतनी ही सुंदरता बिखरी हुई है जितनी माँ बता रही है, या? और फिर नीलिमा परी पृथ्वी देखने की अपनी प्रबल इच्छा को दबा ना पाई। माँ, तब तो मैं पृथ्वी लोक देखने अवश्य जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक नहीं भेज सकती। क्यों माँ? बेटी, पृथ्वी पर जहाँ गुणी और चरित्रवान लोग बसे हैं, वहीं कुछ शैतान व स्वार्थी प्रवृत्ति के मालिक भी हैं। वह मौका पाते ही किसी को भी नुकसान पहुंचाने में नहीं चूकते। कुछ भी हो माँ, मैं पृथ्वी पर जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ठीक है माँ, यदि तुमने मुझे पृथ्वी पर ना भेजा तो मैं खाना पीना सब बंद कर दूंगी। लगता है मैंने इसके सामने पृथ्वी लोक का जिक्र कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर बहुत समझाने पर भी नीलिमा ना मानी तो विवश होकर, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक तो भेज दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? बेटी, मैं तुम्हें अदृश्य कर वहाँ भेजूंगी। तू पृथ्वी के प्रत्येक दृश्य का आनंद ले सकेगी, पर वहाँ तुझे कोई नहीं देख सकेगा। मुझे मंजूर है मेरी अच्छी माँ। फिर बड़ी रानी ने पास ही रखी अपनी जादुई छड़ी उठाकर नीलिमा के शरीर से छुआई, और देखते ही देखते नीलिमा अदृश्य हो गई। और उसके बाद, बेटी, अब तू पृथ्वी लोक जा सकती है, पर खबरदार वहाँ जाकर कुछ बोलना नहीं, और ना ही किसी का काम में दखल देना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर अदृश्य परी कुमारी नीलिमा पृथ्वी की ओर उड़ चली। अपनी बेटी नीलिमा को रवाना होते ही परी रानी अपने विशेष कक्ष में पहुंचकर एक आदम आदमकद शीशे के सामने बैठ अदृश्य नीलिमा को पृथ्वी की ओर बढ़ते देखने लगी। बेटी, जब तक तू सकुशल वापस लौट नहीं आती, मुझे हर पल तेरी चिंता लगी रहेगी। और इधर नीलिमा जब पृथ्वी पर पहुंची तो प्रकृति के शानदार नज़ारे को देखकर पुलकित हो उठी। वाह, कितना सुंदर दृश्य है! और कुछ आगे बढ़ने पर, शायद माँ ने इसीलिए मनुष्य को कर्मयोगी कहा है। और एक जगह, अरे यह मनुष्य क्या कर रहा है? ना जाग रहा है ना सो रहा है। फिर ओम ओम। जब उसकी समझ में कुछ न आया तब उत्सुकतावश, ए मनुष्य, तुम क्या कर रहे हो? ओम ओम। और उसके कई बार पुकारने पर भी जब महात्मा जी नहीं बोले, तब नीलिमा ने उन्हें
कसकर झंझोड़ दिया। ए मनुष्य, क्या तुम सुनते नहीं? ओम ओम। और तब किस दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग की? सामने आओ, वरना साप देकर भस्म कर दूंगा। उई माँ! महात्मा की आवाज़ सुनकर नीलिमा भयभीत हो उठी। उसे अपनी माँ की चेतावनी स्मरण हो गई। खबरदार बेटी पृथ्वी, तू पृथ्वी जाकर ना तो कुछ बोलेगी, ना ही किसी काम में दखल देगी। और उधर परी लोक में परी रानी ने जब आदम कद शीशे में देखा कि उसकी बेटी से अज्ञानतावश एक महात्मा की तपस्या भंग हो गई, तो वो चिंतित हो उठी। उफ, यह तूने क्या किया बेटी? इससे पहले कि महात्मा मेरी बेटी की भूल पर उसे कोई कठोर दंड दे, मुझे पृथ्वी जाकर महात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तुरंत ही परी रानी पृथ्वी की ओर चल पड़ी। उधर नीलिमा चुप व अदृश्य थी। तब वह महात्मा को दिखाई ना पड़ी तो मैं समझ गया तू कोई मायाविनी है जो निश्चित ही मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई है। मैं तुझे शाप देता हूँ, जा तू पत्थर की हो जा। नहीं। और अदृश्य नीलिमा पत्थर की प्रतिमा बन गई। तभी परी रानी वहां पहुंची और उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए। अरे परी रानी तुम! क्षमा महात्मा, क्षमा। महात्मा मेरी बेटी को क्षमा कर दे, उसे शाप मुक्त कर दे। क्या यह तुम्हारी बेटी है? जी महात्मा, यह अभागी मेरी ही बेटी है। फिर परी रानी महात्मा को नीलिमा की हठ के विषय में बताने लगी और पूरी बात सुनने के बाद, ओह, तब तो मुझसे बड़ी बड़ी भारी भूल हो गई है। मैं अनजाने में एक अबोध को शाप दे बैठा। महात्मा आप मेरी बेटी को शाप मुक्त कर दें। नहीं परी रानी, अब मैं चाहकर भी इसे पूर्व अस्वस्थ में नहीं ला सकता, किंतु तुम्हारी बेटी के इस शाप से मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। आप क्या उपाय है महात्मा? कृपया शीघ्र बताएं। तो सुनो, यदि तुम या कोई अन्य लाल राक्षस को मारकर उसके खून से इस प्रतिमा को नहाए तो इसे मेरे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु महात्मा, हम परियां किसी राक्षस को मार सकने में असमर्थ हैं। यह तो मैं नहीं जानता कि तुम लाल राक्षस का खून कैसे प्राप्त करोगी, किंतु इतना सच है कि मैं लाल राक्षस पर ही विजय पाने के लिए दैविक शक्तियों की प्राप्ति हेतु ही यह तपस्या कर रहा था, जिसे तुम्हारी बेटी ने भंग कर दिया। मैं समझी नहीं महात्मा, यह लाल राक्षस की क्या कहानी है? तो सुनो, आज से करीब 1 वर्ष पहले जब गोरखपुर के राजा भानु प्रताप की इकलौती पुत्री राजकुमारी स्नेहलता अध्यर्थ रात्रि में अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी, तभी बचाओ बचाओ! अरे, यह तो मेरी बेटी की चीख लगती है। फिर तुरंत ही राजा भानु प्रताप राजकुमारी स्नेहलता के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़े। और जब वह राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंचे तो राजकुमारी अपने पलंग पर ना थी और उसकी विशेष दासी इमारती एक और खड़ी थर-थर काँप रही थी। क्या बात है इमरती, स्नेहलता कहाँ है और वो चीखी क्यों थी? जी वह महाराज, वे बचाओ! भानु प्रताप खिड़की की ओर लपके और खिड़की से बाहर का दृश्य देखते ही वह पल भर के लिए सकते की सी हालत में खड़े रह गए। हैं, बचाओ! हा 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 हा! पर शीघ्र ही उनकी चेतना को झटका लगा। वह चीख पड़े, सैनिकों! राजकुमारी की चीख को सुनकर जो सैनिक राजकुमारी के शयन कक्ष के बाहर खड़े थे, राज आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज की आवाज पर अंदर दौड़ पड़े। आज्ञा महाराज! दौड़ो, उस राक्षस के पंजों से राजकुमारी को छुड़ाओ, जल्दी करो! सैनिक दौड़ पड़े, पर शीघ्र ही वे निराश होकर वापस लौटे। महाराज, हमें क्षमा किया जाए, हमारे देखते ही देखते वह राक्षस राजकुमारी जी सहित हमारी नज़रों से ओझल हो गए। उफ, अब क्या होगा? फिर राजा भानु प्रताप ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उस लाल राक्षस को
कोई भी सुराग ढूंढ निकालने में असफल रहे, अतः वे उदास एवं निराश हो गए। तब एक दिन उनके महामंत्री ने उन्हें सलाह दी, महाराज, मेरे ख्याल से आपको इस समय के लिए अपने राजगुरु से मिलना चाहिए। वाकई आपने इस समय हमें अमूल्य राय दी है। महामंत्री जी, पता नहीं यह बात अभी तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। और जब महाराज भानु प्रताप उस कुटिया में गए तब उन्हें राजगुरु स्वामी मूलानंद जी, जो कि मेरे भी गुरु थे, वह अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे थे। गुरुदेव प्रणाम। का कौन? ओह वत्स भानु, तुम कहो, सब कुशल तो है? जी गुरुदेव, मैं आपके पास। फिर भानु प्रताप ने हमें पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद गुरुजी एकाएक गंभीर हो गए। ओह वत्स, तुम्हारी समस्या तो बहुत ही गंभीर है और अब हमारे पास वक्त नहीं, किंतु तुम्हारी यह अवसंभव मदद मेरा यह शिष्य करेगा। यथासंभव मदद? किंतु गुरुदेव, मैं तो आपके पास पूरी उम्मीद लेकर आया था। वत्स भानु, लाल राक्षस मायावी है। उस पर विजय पाने के लिए मेरे शिष्य को देवताओं को प्रसन्न कर उनसे दैविक शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेगी। किंतु गुरुदेव, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा और मेरी बेटी का अगले वर्ष विवाह है। हाँ, लगभग 2 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी मेरे शिष्य को, और फिलहाल उसके अलावा और कोई उपाय मेरी नज़र में नहीं है। ओह, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए वत्स। शिष्य सदानंद जी। गुरुदेव, शिष्य, मेरा समय अब पूरा हो चुका है और अंतिम समय में तुम्हारे गुरु के नाते आज्ञा देता हूँ कि तुम तपस्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न कर उनसे दैविक शक्तियाँ प्राप्त कर राजा भानु प्रताप को सौंप दोगे और साथ ही लाल राक्षस के संहार में उनकी हर संभव मदद करोगे। मुझे वचन दो शिष्य, तुम इसी के साथ गुरुजी की गर्दन एक और लुढ़क गई। और फिर गुरुजी का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य में तपस्या करने लगा, जिसे तुम्हारी बेटी ने अज्ञानतावश भंग कर दिया। और चूंकि मैं अपने गुरु के अंतिम समय में दिए वचन को पूरा ना कर सका, अतः मैं अपना शरीर नष्ट करने जा रहा हूँ। नहीं महात्मा, पहले मेरी। और देखते ही देखते महात्मा जी का शरीर जलने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ महात्मा जी की राख के अवशेष भी ना बचे थे। उफ, अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी का क्या होगा? हाय मेरी प्यारी बेटी, बूहू। और उधर अपने राजगुरु का अंतिम संस्कार कर वापस अपने राजमहल लौटकर गोरखपुर के राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी स्नेहलता की खोज खबर के प्रयास जारी रखे। सैनिकों, आसपास के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारो, हमें अपनी बेटी चाहिए। सेनापति, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो कोई भी राजकुमारी को उस राक्षस के पंजे से छुड़ाकर लाएगा, उसे हम मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उफ, अब क्या होगा? आज से ठीक 2 माह बाद मेरी पुत्री के विवाह की तिथि है और मेरी बेटी का अभी तक कहीं पता नहीं चला, और अब उम्मीद भी नहीं। अगर शक्तिनगर के राजा निश्चित तिथि पर अपने पुत्र की बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरी तो जग हंसाई होगी ही, पर मेरे मित्र शक्तिनगर के राजा शिव प्रताप सिंह की भी इज्जत पर बट्टा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर और इसी के साथ भानु प्रताप किसी गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी ही देर बाद वह किसी नतीजे पर पहुँचे और उन्होंने अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, आप शक्तिनगर जाकर वहाँ के महाराज से मेरी तरफ से माफ़ी मांगकर सारी स्थिति साफ साफ बता दें। जो हुकुम महाराज।
तुरंत ही महामंत्री शक्तिनगर के लिए रवाना हो गए और शक्तिनगर पहुंचकर महामंत्री ने जैसे ही शक्तिनगर के राजा शिव प्रताप सिंह को पूरी बात बताई तो वह चौंक पड़े। यह तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? हमारी होने वाली बहू को राक्षस उठा ले गए? नहीं, कह दो यह झूठ है। यह सच है महाराज। और महामंत्री के जाने के बाद राजा शिव प्रताप चिंतित हो उठे। उफ, अब क्या होगा? मैं तो आस पड़ोस के सारे राज्य के राजाओं को निमंत्रण भी भेज चुका हूँ, और अब यदि मैं विवाह को स्थगित करने का समाचार भेजूंगा तो वो इसका कारण जानना चाहेंगे और कारण बताने में मेरी जगहंसाई होगी। और यदि विवाह स्थगित करने का संदेश ना भेजा तो फिर एकाएक शिव प्रताप की आंखें शून्य में स्थिर हो गई। अंदर राजा शिव प्रताप का दरबार लगा हुआ था और बाहर राजमहल के प्रांगण में एकाएक कई शानदार रथ आकर रुके और उनमें से विभिन्न देश के राजा उतरने लगे। अरे यहाँ तो ऐसा लगता है कहीं कि कल कोई विवाह का कार्यक्रम है, कोई शादी विवाह वाली चहल पहल नहीं यहाँ तो। चलो बाहर तो हमारा स्वागत सत्कार हुआ नहीं, अंदर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। और जब सारे महान राजा अंदर दरबार में पहुंचे तो राजा शिव प्रताप पहले तो चौंके, फिर उन्होंने खोखली मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आओ आओ मित्र, आपका स्वागत है। क्या बात है भाई शिव प्रताप, कल तुम्हारे बेटे की बारात है और तुम आज कार्य में व्यस्त हो। और तो और बाहर कम से कम हम कुछ सजावट तो करवा देते। हाँ भाई, आखिर राजपुत्र का विवाह है, किसी भिखमंगे के पुत्र का नहीं। मुझे खेद है मित्रगण, किसी कारणवश यह विवाह स्थगित कर दिया गया है। क्या? आखिर बात क्या है शिव? मुझे दुख है मित्र, मैं इसका कारण भी आपको नहीं बता सकता। शिव प्रताप, तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुमने हमसे मजाक किया है? असल में तुम्हारे पुत्र के विवाह की कोई बात थी ही नहीं। शिव प्रताप, तुमने न केवल हमसे घटिया मजाक किया है बल्कि हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। और हाँ, और हम तुमसे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। नहीं मित्रों, मेरे प्रति इतनी गलत धारणा मत बनाओ। मैं आप लोगों को असल बात बताता हूँ। फिर राजा शिव प्रताप उन्हें विवाह स्थगित करने का कारण बताने लगे और पूरी बात सुनने के बाद हा 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 हे सुनो भाइयों, शिव प्रताप की होने वाली बहू को राक्षस उठा ले गया। हा 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 हा। मैं कहता हूँ मित्रों, आप लोग चुप हो जाएं। भरे दरबार में मेरी होने वाली बहू का अपमान। हा 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 हा। मैं कहता हूँ खामोश। और उनकी चीख सुनकर राजकुमार विजय तो अपने कमरे में बैठा दौड़ता हुआ उनके विशेष कक्ष में पहुंचा। क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुस्ताखी माफ पिताजी, आपका चेहरा आपके शब्दों का साथ नहीं दे रहा। क्या मतलब? पिताजी, मैं आपका चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। सिर्फ कारण ही जानना चाहोगे या अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पिता की चिंता दूर कर सकता तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।